हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें जो बेसिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख ले कि केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। सो केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शन वाइज यहाँ पे सारा कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, जिसमें हमें सबसे पहले तो एटम, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल के बारे में समझना होगा। बाद में हम लोग समझेंगे सेक्शन 1.2 में आयनिक बॉन्ड, सेक्शन 1.3 में कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है और किस तरह से फॉर्मेशन होता है, साथ में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। फॉर्मल चार्ज के बारे में हम लोग सेक्शन 1.6 में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेक्शन 1.7 में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होता है सेक्शन 1.8 में डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया, इन सभी बातों को की चर्चा सेक्शन 1.9 में करेंगे। सेक्शन 1.10 कह रहा है कि शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे सेक्शन 1.11 में। इलेक्ट्रॉन वेव एंड केमिकल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग सेक्शन 1.12 में। साथ में हम लोग बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, इसमें वैलेंस बॉन्ड मॉडल भी देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल। ओके, नाउ सेक्शन 1.15 में हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग इन मीथेन एंड ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको नोट्स बनाने के लिए मैं एक बुक फॉलो करूंगा, उस बुक से आप नोट्स बना सकते हैं। सारा कुछ उसी में आपको देखने को मिलेगा। साथ में जहाँ जहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी तो हम लोग पीपीटी में उस चीज को डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट को। sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन क्या होता है और किन किन कंपाउंड में होता है। साथ में केमिकल बॉन्डिंग जो है कौन सा थ्योरी बेस्ट है, इस चीज को देखेंगे। समरी एक बार रिपीट करेंगे जिससे कि सारा चैप्टर समझ में आ जाए और इसके बाद प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम इस बुक का भी होगा, प्रॉब्लम एनसीईआरटी के बुक का होगा और जो भी स्टैंडर्ड बुक मिलेगा उस बुक का हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने। तो बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो देखना है और पेन पेपर के साथ देखना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो सही ढंग से देखते हैं आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत ही शानदार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बुक है हमारे पास उसमें चैप्टर 1 केमिकल बॉन्डिंग है। सो देखिए, स्ट्रक्चर इज द की टू एवरीथिंग इन केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है उसमें स्ट्रक्चर अगर हमें समझ में आ गया तो वो केमिस्ट्री का की है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टांस डिपेंड्स अपॉन, जो सबस्टांस कोई भी सबस्टांस है उसका प्रॉपर्टीज किस तरह से किस पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो उस मॉलिक्यूल में जो एटम है किस तरह से कनेक्टेड है, स्पेस में किस तरह से कनेक्टेड है, क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज में। ओके, इसका ओरिएंटेशन क्या है, इन सभी बातों को देखेंगे। तो इनसे ये सब बात अगर आपका क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री के फंडामेंटल चीज को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज को समझने के लिए कि किस तरह से एटम कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है और कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है, और कनेक्शन के द्वारा जो जो कनेक्टेड है वो मतलब आप ये समझिए कि ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर एटम दूसरे पर्टिकुलर एटम से ही कनेक्टेड है। तो इन सभी चीजों को हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे और केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम लोग अप्लाई करके केमिकल बॉन्ड को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले एटम की बात करते हैं, एटम क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग देखें, कोई भी एलिमेंट, तो एलिमेंट में हमारे पास आ जाएगा, सपोज कोई एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एलिमेंट। सो एलिमेंट, सपोज हाइड्रोजन हम लोगों ने एलिमेंट लिया। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है। ओके, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के केस में सिंगल सा एक प्रोटॉन होगा। और अगर एटम जो है हमारा न्यूट्रल है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो है
मूव करता रहेगा। ओके, अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम में हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो हीलियम में अगर न्यूक्लियस को हम लोग देखें तो न्यूक्लियस में 2 हमारे पास प्रोटॉन होंगे, प्लस चार्ज से हम लोग प्रोटॉन को दिखाते हैं, और 2 हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। ओके, और चूंकि ये न्यूक्लियस जो हमारा हीलियम है, अगर ये हमारा न्यूट्रल है तो इसके चारों तरफ जो है 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, मतलब अपोजिट नेचर का चार्ज 0 होगा। सो ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो वी कैन से दैट number of protons is equal to atomic number। अच्छा, चूंकि हमारे पास जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर नहीं कहते, एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं। क्यों? डेफिनेशन में नहीं कहते। क्यों? कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट सेल में जब घूमता रहता है तो किसी कारणवश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये अपने इसके फील्ड से बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन फील्ड से बाहर निकल जाएगा या किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड में आ जाएगा, मैं अभी फील्ड की बात कर रहा हूँ, ऑर्बिटल की या ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सपोज कि हीलियम है हमारे पास, लिथियम मान लेते हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन होता है, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी कारणवश अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, रिमूव हो गया, तो इसका मतलब है कि 3 प्रोटॉन रह गया और 2 इलेक्ट्रॉन रह गया। सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहेंगे तो ये चेंज हो जाता है, और साथ में ऐसा होने से जो हमारा लिथियम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली अगर किसी कारणवश कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 3 प्रोटॉन होगा और 4 इलेक्ट्रॉन होगा, इस केस में ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो फिक्स है, वो निकल नहीं सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम से किसी फोर्स के कारण, चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो निकल जाएगा। तो उससे नंबर ऑफ उससे हमारा एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हेंस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं हो सकता, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होगा, इसलिए इसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होगा। ओके, और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर की अगर हम बात करें तो मास नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ओके, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके हमारा मास नंबर बनाता है। ओके, राइट, सो दिस इज मास नंबर। सो मास नंबर किसी भी न्यूक्लियस का फिक्स होता है, लेकिन आइसोटोप के केस में जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं तो मास नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब एक ही एलिमेंट के 2 मास नंबर होंगे, जिसको हम लोग आइसोटोप कहेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास लगभग लगभग ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का होता है। ओके, तो बराबर होता है, बट नंबर ऑफ जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1/1836 मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ही हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो इन इफैक्ट अगर हम वेट ऑफ या मास ऑफ एटम की बात करें तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्का होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। हम लोग ये कहेंगे कि मास जो होगा वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होगा, मतलब सारा का सारा मास एटम का न्यूक्लियस में केंद्रित रहेगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे समझा एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वो यूनिक होता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पे ये समझिए कि बॉन्डिंग में बात करेंगे तो 1897 में 1987 में, ओके नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, कौन सा है 1897 में
जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया था, खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और अंटिल नाउ 1924 तक ये जो है इलेक्ट्रॉन जब तक वेव प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं आया था, तब तक ये हमारा क्या पार्टिकल नेचर के हिसाब से काम कर रहा था। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1897 से लेके 1924 तक इलेक्ट्रॉन को क्या माना जा रहा था, पार्टिकल माना जा रहा था। ओके, बट 1924 के बाद वेव कैरेक्टर की खोज किया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक से वेव। ओके, जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिसको लुइस डी ब्रॉगली, जिनका नाम लुइस डी ब्रॉगली, उन्होंने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव कैरेक्टर को भी शो करता है। साथ में 2 साल के बाद अगर हम देखें तो एर्विन श्रोडिंगर ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने कुछ हाइड्रोजन एटम के इक्वेशन को सॉल्व किया, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो वेव नेचर को शो करता है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो यहाँ तक एक चीज समझ में आ गया कि 1924 तक जो भी केमिस्ट्री हम लोगों ने देखा, जो भी सीखा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर के हिसाब से किया गया, बिहेव किया गया। और पार्टिकल नेचर के हिसाब से ही बॉन्डिंग जो है आयनिक बॉन्ड को क्या किया गया, आयनिक बॉन्ड को डिफाइन किया गया, और साथ में पार्टिकल नेचर के हिसाब से ही कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया गया। तो आने वाले लेक्चर में, आने वाले जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हम लोग इस चीज को देखेंगे। ओके, सो अब इरविन श्रोडिंगर ने क्या किया, तो इरविन श्रोडिंगर ने बेसिकली एनर्जी लेवल को डिफाइन किया, और एनर्जी लेवल को किस तरह से हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल को डिफाइन किया। तो बेसिकली 1926 में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मेंशन करना हो जाता है, 1926 में एर्विन श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद किया। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का खोज किया। और इसमें उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया। क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था? जो कि डिस्क्राइब करता था मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक है, इट्स एनर्जी को इन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या कहा गया? इसे कहा गया वेव इक्वेशन। क्या कहा गया? वेव इक्वेशन। इस चीज को ध्यान में रखना है, वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या था? वेव इक्वेशन था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी। सो ये वेव इक्वेशन था। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है वेव के हिसाब से काम करता था, इसलिए इसको वेव इक्वेशन कहा गया। अब ये जो वेव इक्वेशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आए, मतलब सीरीज ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज को देखेंगे, सॉल्यूशन। इस वेव इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आए। ओके, और इस वेव इक्वेशन को के सॉल्यूशन को क्या कहा गया? इस वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहा गया वेव फंक्शन। ध्यान रखना है, वेव फंक्शन। सो वेव फंक्शन आर नथिंग बट they are the series of solution of wave equation, and wave equation is what? Wave equation is mathematical expression for the motion of an electron in terms of its energy. अब ये जो वेव फंक्शन है, जो कि सॉल्यूशन आया था, ये जो है ईच जो फंक्शन आया, हर एक जो फंक्शन आया, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन को शो किया, बताया है। तो ये क्या है? डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ लेवल फॉर इलेक्ट्रॉन। इस चीज को समझिए। ओके, इलेक्ट्रॉन। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल जो है वो क्या था? वेव फंक्शन था। ओके, और सबसे सिंपल
जो सिस्टम सबसे सिंपल एटम है वो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने किया था। तो यहाँ से अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से वेव फंक्शन को डिफाइन किया गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वेव फंक्शन जो है, इसके बाद वेव फंक्शन को जो डिफाइन किया, तो ये जो है इसका साइन प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, जो भी जिस तरह से वेव फंक्शन को डिफाइन किया गया। तो ये वेव फंक्शन किस तरह से आया, क्या सॉल्यूशन है, इस चीज को अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखिए, जो बच्चे अभी क्लास 11th में गए होंगे उनके लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, बट समझ लेंगे इस चीज को। थोड़ा सा एक चीज समझना होगा कि जब हम स्टैंडिंग वेव, अगर कोई स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं किसी वेवलेंथ एल का, स्टैंडिंग वेव का, तो चाहे वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, चाहे वो अलोंग वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, और उस फंक्शन को अगर हम लोग एफ एक्स कहते हैं, तो स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन होता है वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। या IIT जेई में इस पे क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, बट जब आप फिजिक्स में स्टैंडिंग वेव के बारे में समझेंगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये होता है, अगर स्टैंडिंग वेव का फंक्शन एफ एक्स है तो डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, आपको यहाँ पे डेरिवेशन को ध्यान में रखना, ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एक्स। ये स्टैंडिंग वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आगे समझ में आएगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक्स एक्सिस, सिर्फ वेव समझे जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करता है, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन। और क्योंकि ये फंक्शन वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन को हम साई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। ओके, ये चीज हो गया। अगर हम तीनों डायरेक्शन की बात करें तो तीनों डायरेक्शन में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ये हायर क्लास का है, बट थोड़ा सा आपको समझना होगा। सो ये हो जाएगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन इन एक्स डायरेक्शन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन इन वाई डायरेक्शन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो स्किप भी कर सकते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक बार आप देख लीजिए क्योंकि IIT में इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, ओके, इंटू 5। नाउ इस तीनों को हम लोग डिनोट कर सकते हैं डेल्टा से, उल्टा डेल्टा से। सो दिस डबल डेरिवेशन डेरिवेटिव ऑफ साई, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू 5। ओके, ये चीज हो गया हमारे पास। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें डी ब्रॉगली रिलेशनशिप का, तो लैम्डा बराबर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, सो दिस इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है ये भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल का है, बट कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं इसको। सो वी कैन राइट हियर, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, डबल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू एच और एम वी के टर्म में डालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर, ओके, एम वी स्क्वायर, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू वेव फंक्शन। अगेन यहाँ पे आ गया। नाउ इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट हेयर दिस डबल डेरिवेटिव प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड में एच स्क्वायर इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए v है, ओके, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। सो अगर कोई सिस्टम है तो टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन राइट हियर E इज इक्वल टू K प्लस V। Okay, so we can write here K is equal to E minus V, total energy minus potential energy, and kinetic energy is equal to half m v square। so यहाँ से हम लोग v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। so we have
v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई m, ओके, इंटू ई माइनस वी, डेट इज टोटल एनर्जी माइनस वी, ये चीज आ गया। अब इस चीज को यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू वेव फंक्शन, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का जो जो सॉल्यूशन इसके, देखिए यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके एनर्जी के टर्म में यहाँ पे ये इक्वेशन है, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा वेव फंक्शन कहलाएगा, इसी का सॉल्यूशन वेव फंक्शन कहलाता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए जो वेव फंक्शन है, ध्यान से देखेंगे, जो वेव फंक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, और वो प्रॉपर्टीज क्या होगी? पहला कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए। दूसरा, वेव फंक्शन जो होना चाहिए वो मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट होना चाहिए। वेव फंक्शन जो होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड, ओके। और साथ में probability of finding of electron over all the space from plus infinity to minus infinity must be equal to 1। कहने का मतलब है कि ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, माइंड थोड़ा सा हायर लेवल का है, बट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये समझिए कि अगर वेव फंक्शन फाई है तो फाई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी रीजन में क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने का। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, दैट इज और किस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? dx dy dz, dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रल का पार्ट है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको ध्यान में रखना है, बस ध्यान में रखना। कभी भूले भटके अगर IIT JEE में क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग इसके बारे में दे सकते हैं कि वेव फंक्शन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो वेव फंक्शन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो ये जो इक्वेशन आया हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज दिस वन, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसके अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, दैट इज 5 1 5 2 5 3, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये जो सॉल्यूशन आएगा वेव फंक्शन, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल को दिखाएगा, ठीक है, दैट इज E1 E2 एनर्जी को दिखाएगा, E1 E2 E3 एनर्जी लेवल को दिखाएगा। तो इस तरह से जो श्रोडिंगर ने क्या किया, बेसिकली वेव फंक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब जो मूव कर रहा था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके क्या किया, एनर्जी लेवल के टर्म में इन्होंने इसको डिस्कस किया। तो ये हो गया हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इसी पे बेस्ड जो है अलग अलग हमारा ऑर्बिटल बनता है, तो उस चीज की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या किया कि एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी लेवल आ जाएगा, ये वेव फंक्शन आ गया, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल एनर्जी श्रोडिंगर ऑब्टेन ए सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, each of which correspond to different mathematical description of electron wave। the mathematical description are called wave function। ये जो mathematical description था उसे हम लोग क्या कहते हैं? wave function कहते हैं, और जिसको सिंबलाइज करते हैं फाई से, ओके, साई से, ओके। नाउ यहाँ पे ये चीज जो ऑर्बिटल की बात है, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इसमें ये कहा गया कि हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बट हम लोग ये कह सकते हैं कि कहाँ पे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे हो सकता है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर स्पॉट रिलेटिव टू एन एटम न्यूक्लियस इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, जो कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, वेव फंक्शन जो है पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, और वेव फंक्शन का स्क्वायर दैट इज साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के बगल में, न्यूक्लियस के पास
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना होगी। जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहता है। सो वी कैन राइट हियर द डार्कर कलर ऑफ द रीजन। ये कलर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो डार्कर कलर है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। तो ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो रीजन है, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो वी कैन से दैट दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो वी कॉमनली डिस्क्राइब फिगर 1 एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना क्या है। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन हाइड्रोजन एटम ऑल्दो ड्रॉ एज ए कलेक्शन ऑफ मैनी डॉट्स। इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये चीज जो है बहुत सारे डॉट्स का कलेक्शन है, बट बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इस पूरे क्लाउड में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, और ये पूरा क्लाउड एक इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करेगा। हेंस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल का। ठीक है, या ऑर्बिटल हम लोग कहते हैं। सो वेव फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल। इस चीज को ध्यान रखना है, वेव फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया। अब जो ये ऑर्बिटल है, ये इसका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, और जो ऑर्बिटल है वो अलग अलग उसका शेप होता है, साइज होता है, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होता है। जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है वो एस ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और इसे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। आगे इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास और भी क्वांटम नंबर आएंगे, जिसको हम लोग क्वांटम नंबर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, और कॉन्सेप्ट को पूरा ध्यान से समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ सजेशन हो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि अपना सजेशन को, या वीडियो अगर बुरा लगा हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।